क्लास 10th। आज हम शुरू करेंगे अपनी हिस्ट्री चैप्टर में चोला डायनेस्टी। इसके हमने पहले जो डिस्कस किया था उसको आप प्लीज़ रीड आउट कर लेना, जितने भी वीडियोस अपलोड हो गए हैं। तो आज हम शुरू करेंगे चोला डायनेस्टी उसके बारे में। नाउ चोला डायनेस्टी वॉज वन ऑफ द 3 मेजर रीजन्स ऑफ इन एंशियंट दक्षिणापट्टनम। दक्षिणापट्टनम में ये जो 3 रीजन्स है मेनली, एक तो चोला हो गया, दूसरा पांड्या और तीसरा चेरा। दिस 3 आर वेरी फेमस एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में। ये बहुत पुराने हैं दक्षिणापट्टनम में, ठीक है। तो इसी तरह से एक आ गया वन ऑफ द एंशियंट एंड मेजर रीजन्स ऑफ एंशियंट दक्षिणापट्टनम। नाउ द अदर 2 जस्ट वी हैव सेड पांड्यस एंड चेरा। तो दक्षिणापट्टनम में जो 3 राज्य थी उनमें से एक तो चोला डायनेस्टी, दूसरा पांड्यस है और तीसरा चेरा है। और इसके बारे में इवन अशोका ने भी इंस्क्राइब किया हुआ था उनकी बारे में। दिस रीजन्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड। जिन्होंने इसके बारे में क्या लिखा था कि ये रीजन्स जो है एक इंडिपेंडेंट रीजन्स है, जहाँ पे उन्होंने भी इस पे रूल्ड नहीं किया था। इट रूल्ड एज अ इंडिपेंडेंट रीजन्स, ठीक है। ये साउथ में इसके लिए। तो उस तरह से अशोका ने भी अपने रीजन्स में जब इंस्क्रिप्शंस करवाई थी तो उन्होंने चोला डायनेस्टी के बारे में भी कहा था दैट दिस इज द इंडिपेंडेंट डायनेस्टी, इंडिपेंडेंट रीजन्स वेयर द रूलर्स आर रूलिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट एनीवन कंट्रोल ओवर देम। किसी ने इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उस रीजन में, चोला रीजन्स में जो रेसिडेंट है, जो लोग हैं, वहाँ पे क्या कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वो तमिल बोलते हैं। तमिल वॉज द लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट, स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद दे डेवलप्ड हाई क्वालिटी लिटरेचर्स। दे आर टिल टुडे नॉट ओनली इन एंशिएंट इन इंडिया बट इवन इन टुडे द साउथ इंडियन पीपल्स दे आर मच मोर क्वालिफाइड। तो यहाँ पे कहा गया दे आर क्वालिटी लिटरेचर जो थे बहुत ज़्यादा था लैंग्वेज में। और जिसका एग्जाम्पल भी है कल्लूर, ये कंपोज किया गया था, ये लिटरेचर लिखा गया है तमिल में, उनकी लैंग्वेज में। किसने लिखा था? बाय तिरुवल्लभ। तो ये याद रख लेना, ये 1 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से जब भी आप पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे तो उसको अंडरलाइन कर लेना। तो वहाँ पे जो लिटरेचर थी तमिल लैंग्वेज में, कल्लूर करके, कुल्लर करके, किसने कंपोज किया था? तिरुवल्लवर। कहा गया एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छी किताब है। उसके बाद करिकला, ये आते हैं कौन है? ये करिकला हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी। कहा जाता है करिकला जो थे ये फर्स्ट रूलर है चोला डायनेस्टी की, जिसने शुरुआत की थी चोला डायनेस्टी की, लेड द फाउंडेशन, जिसने नींव रखी थी। और इन्होंने सबसे पहले कहाँ रखा था? पोहार में, या उसको पोहार बोलो या पोगर बोलो, ये दोनों ही सेम है। फॉट विद द, तो यहाँ पे इन्होंने किससे लड़ाई लड़ी? हु वॉज बीन कंट्रोलिंग ऑन दैट एरिया फर्स्ट? सो सिन्हाला, हमने पढ़ा था सिन्हाला, ठीक है। तो इट वॉज बीन कंट्रोल, क्योंकि ये चोला जो है मेनली तमिल एरिया में है, साउथ इंडियंस, ठीक है। तो इस तरह से इस एरिया में, तो उसके नीचे हमारा क्या है? श्रीलंका। तो ये रहा श्रीलंका। और यहाँ पे लोग जो है सिन्हाला, रिलीजन्स जो है वो सिन्हाला जो वहाँ के लोग मेजोरिटी है और बुद्धिज़्म को मानते हैं वो। तो इसी तरह से उस समय सिन्हाला जो थे वहाँ पे वो रूल कर रहे थे उस एरिया में। तो उन्होंने लड़ाई किससे लड़ी? चोला डायनेस्टी में। तो चोला डायनेस्टी के जो रूलर थे कौन था? करिकला। उन्होंने लड़ाई लड़ी सिन्हाला से और ये लड़ाई लंबी समय तक चलती रही, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। फिर उसके बाद वो तो जीत गए, लड़ाई तो कौन जीता? करिकला ने, वो तो आराम से जीत गए। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक डैम बनाया रिवर कावेरी के पास। तो किसकी मदद से बनाया? सिन्हाला को जब हराया, उस राज्य में से जो भी सैनिक थे जिनको उन्होंने बंदी बना ली थी, द हेल्प ऑफ दैट प्रिजनर, उनकी मदद से उन्होंने वहाँ पर डैम बनाई। क्यों बनाई डैम? डैम वॉज रिक्वायर्ड फॉर कल्टिवेशन, क्योंकि पानी चाहिए इरिगेशन के लिए।
तो इरिगेशन के लिए पानी चाहिए होगा, सिर्फ मानसून में ही तो पानी मिलेगा अगर हम रेनी सीजन के लिए वेट करेंगे। लेकिन उस समय भी दे यूज टू ग्रो 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, तो उसके लिए अदर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के लिए भी अगर तो पानी चाहिए था। सो दे नीड्स वाटर एंड फॉर दैट दे यूज टू बिल्ड। तो उन्होंने उस समय, इतने पुराने समय भी उनको पता था इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, एंड फॉर दैट रीजन दे बिल्ड डैम ऑन द रिवर कावेरी। ठीक है, फिर उन्होंने शिफ्ट किया अपनी कैपिटल, कहाँ पे शिफ्ट किया, फ्रॉम, तो ही शिफ्ट द कैपिटल ऑफ चोला फ्रॉम गोरखपुर, वहाँ से उन्होंने कावेरी पट्टनम में लेके गए, क्योंकि कावेरी रिवर के पास उन्होंने अपनी डैम बनाई, तो उन्होंने एक वहाँ पे अच्छा खासा एक सिटी बना लिया था। तो इसीलिए उन्होंने अपनी कैपिटल्स को भी चेंज कर ली। चोला किंग विजयालय सन, तो चोला किंग के जो विजयालय थे, वन ऑफ द किंग, उसके जो बेटे थे और जो बाद में राजा भी बना, सक्सेसर जो उसका राजा बना बाद में, विजयालय के बाद में कौन बना, आदित्य। इन्होंने डिफीट की, किससे, इन्होंने किसको हराई, इन्होंने हराया पल्लवा किंग अपराजित, इसको हराया अपराजित। ठीक है, तो किसने हराया, आदित्य ने हराया था पल्लवा किंग को, अपराजित को। साथ में आदित्य सन, आदित्य के भी बेटे ने, नाम क्या, परंकता फर्स्ट हैड क्रश द पावर ऑफ द पल्लवस। इन्होंने भी, पिता ने तो किया था, आदित्य ने किया था, उन्होंने हराया था अपराजित को। साथ में आदित्य के बेटे ने में परंकता फर्स्ट, उन्होंने भी पल्लवस को बहुत बुरी तरह से हराया। और इसके बाद ही ऑक्युपाइड मदुरई, मद्रास, एंड विच वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्या, और उस समय वो किसका कैपिटल हुआ करता था, पांड्या का। तो इसी तरह से इन्होंने इस एरिया पे रूल करना शुरू किया। ये चीज़ें जो थी, कनकर करना, दूसरों के राज्य को कैप्चर करना, रूल करना, ये पहले थी एंशिएंट टाइम में। ये इसी तरह से अपने रीजन्स को एक्सटेंड करते थे, जहाँ पे उस समय कोई इसके लिए कोई मना नहीं करता था। अब आता है नेक्स्ट, राजा चोला डायनेस्टी। अब ये जो थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, जिस तरह से चोला में देखा हम लोगों ने, तो इसी तरह से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे चोला किंगडम्स के। ही बिकम द ऑलमाइटी रूलर ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि इन्होंने इंटायर मद्रास, मैसूर, कोर्ग, सिन्हाला, दैट इज श्रीलंका, यहाँ पे बता ही दिया, द्वीप, उन सब एरिया को उन्होंने मोस्टली ऑक्यूपाई किया। ये पूरा जैसे मैंने पहले बताया, इस तरह से इस एरिया को उन्होंने, इवन श्रीलंका, इस सभी एरिया को उन्होंने धीरे धीरे अपने टेरिटरी के अंदर लेके आए और अपना एरिया एक्सपैंड किया। तो ये किसने किया, राजा फर्स्ट। फिर उन्होंने एक शिव टेम्पल बनवाया, नेम्ड राजा राजेश्वरा। ठीक है ना, तो शिव टेम्पल नेम्ड एज राजा राजेश्वरा बृहदेश्वरा टेम्पल इन हिज कैपिटल। तो राजा राजेश्वरा ने अपना कैपिटल कहाँ बनाया, तंजौर। फिर राजा के बेटे जो आए, उनका जो सक्सेसर आया, राजेंद्र फर्स्ट। तो कौन आया, राजेंद्र फर्स्ट आए, और इन्होंने क्या किया, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग नेवल, इन्होंने अच्छा खासा एक आर्मी नेवी बनाई, सेना। क्यों, क्योंकि ये पूरी कोस्टल एरिया, ये सी है, और नीचे ऑलरेडी उन्होंने श्रीलंका को कैप्चर करके रखा था, अपने अंदर रखा था। तो और भी नीचे आइलैंड्स है बहुत सारे, इंडियन आइलैंड्स के अलावा भी है। फिर अगर कोई बाहर वाला भी आना चाहे तो इजीली इस एरिया से अटैक कर सकता है। तो इसी तरह से इन्होंने अपनी एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई। फिर बाद में हु हैड कनकर्ड, बाद में उन्होंने भी कनकर किया अलग अलग एरिया, पेंगू, मर्थव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इस तरह से इन्होंने भी उस एरिया को कनकर किया और अपने अंडर में उसको मर्ज किया। फिर इन्होंने किसके साथ लड़ाई लड़ी, ही वेग्ड अ वॉर विद महिपाला से लड़ाई की। उस समय वो रूलर थे बंगाल के एंड बिहार के, तो बंगाल और बिहार में रूल करे थे महिपाला। तो अब सोच लो, ये साउथ से आगे बढ़ते ईस्ट तक पहुंच गए, बंगाल वहाँ तक पहुंच गए। तो इसी तरह से वो वहाँ तक उन्होंने रूल किया, कैप्चर किया। फिर हिज आर्मी क्रॉस कलिंगा, उड़ीसा, कलिंगा जो है एक्चुअली उड़ीसा में है, उस एरिया में, एंड रीच फार ऑफ टू गंगा बाय प्रोसीडिंग थ्रू उड़ीसा।
जैसे मैंने कहा कि इस एरिया से घूमते घूमते इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते ये आ गया बंगाल, उड़ीसा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये गंगा इस तरह से इधर आ गए। तो ये इतना ज़्यादा एरिया कि मतलब नॉर्थ साउथ से ईस्ट, अभी साउथ से कहाँ पहुँच गए, अभी मान लो साउथ से तो ये एरिया से लेते यहाँ पे ये गंगा इधर से निकल रही है, ठीक है। तो इसी तरह से इस एरिया से ये पूरा एरिया कनकन किया, कनकन करते करते ऊपर तक आया ये पूरा एरिया। तो धीरे धीरे एक अच्छा खासा एरिया जो था उसका इंडिया का, वो धीरे धीरे इन्होंने कैप्चर करना शुरू किया। फिर उन्होंने क्या किया, तो इसी तरह से इतना बड़ा एरिया जब उन्होंने बनाया और उन्होंने गंगा एरिया, गंगा रिवर जहाँ तक फ्लो कर रही थी तो इसी तरह से उन्होंने उसमें मर्ज किया साउथ, कौशल, बंगाल एंड मगध, ये भी उनके अंदर आ गया। सो इन ऑर्डर टू कमेमोरेट दिस विक्ट्री, तो इस विक्ट्री को यादगार करने के लिए इनको टाइटल दे दिया गया गंगा कोंदा, क्योंकि ये नीचे साउथ से होते हुए ईस्ट पहुँचे। ईस्ट में रिवर गंगा जो नॉर्थ से आती है और जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है, उस पूरे एरिया को उन्होंने कनकन किया नीचे से ऊपर तक, उड़ीसा, बंगाल से आगे तक। तो इस तरह से इस एरिया को उन्होंने, ये एक्स्ट्रा हो गया ये एरिया उनके लिए, तो इसी तरह से इनको नाम दे दिया गया गंगा कोंदा करके, ये सरनेम दे दिया गया। ये नाम किसको दिया गया, राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट कौन थे, राजा का बेटा था, सक्सेसर था। सो इसी तरह से हिज सन एंड सक्सेसर राजेंद्र राजाधिराजा। तो अब आता है कि राजा का बेटा कौन था, राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट के बेटे कौन है, राजाधिराजा। लेकिन गंगा कोंदा का सरनेम टाइटल किसको दिया गया, राजेंद्र फर्स्ट को दिया गया। तो इसी तरह से राजेंद्र फर्स्ट का जो बेटा था सक्सेसर, वो कौन बना, राजाधिराजा, ठीक है। वॉज किल्ड, लेकिन ये क्या है कि इन्होंने भी जो है युद्ध किया, बहुत सारे एरिया को कनकन किया, लेकिन इनकी लड़ाई जो है एक बार किसके साथ हुई, चालुक्य किंग सोमेश्वर के साथ हुई। सो वॉज किल्ड ड्यूरिंग द बैटल, उस लड़ाई में वो मारे गए, बैटल ऑफ कोम्पा, वाइल फाइटिंग विद चालुक्य किंग सोमेश्वर इनके साथ। बट वीर राजेंद्र डिफीट द चालुक्य इन द बैटल ऑफ, अब यहाँ पर तो ये मारे गए राजाधिराजा किसके थ्रू, बिकॉज ऑफ अ बैटल, किसका हुआ था, बैटल ऑफ कोपम, किसके साथ, चालुक्य के साथ। किंग कौन था, सोमेश्वर था। बट वीर राजेंद्र जो थे ये डिफीटेड द चोला इन द बैटल ऑफ कुद्दल संगम एंड टुक रिवेंज ऑफ द अर्लियर डिफीट। लेकिन क्या हुआ कि राजाधिराजा जो हारे थे, जो उसकी बेइज्जती हुई, ये मान के कि एक राजा को हराया गया तो ये बहुत बड़ी इंसल्ट है, तो उसका इंसल्ट जो था उसे वापस देना था, किसको, चालुक्य को, उससे बदला लेना था। तो इसी तरह से उन्होंने क्या क्या, किसने रिवेंज लिया, किसने लिया रिवेंज, उनके बेटे ने। क्या नाम है उनके बेटे का, अभी हमने क्या पढ़ा, वीर राजेंद्र। इन्होंने उनसे डिफीट किया कुद्दल संगम एंड उसके बदला से, और उसको हरा दिया गया। फिर सून आफ्टर बैटल सक्सेशन बिगन अमंग द चोलर्स। तो इसी तरह से जब वीर राजेंद्र ने उसको हराया, चालुक्य को हराया, और धीरे धीरे फिर लड़ाई वो लड़ते गए और उसको जीत मिलती गई। और इसी तरह से एज अ रिजल्ट ऑफ दिस राजेंद्र, तो उसके बाद कौन आया, वीर राजेंद्र के बाद राजेंद्र कोलुतुंगा, तो उसके बाद आया, उसके बाद कौन आया, राजेंद्र कोलुतुंगा फर्स्ट। तो अब वो असेंड किया, असेंडेड द थ्रोन्स, राजेंद्र कोलुतुंगा मदर। तो कहा जाता है कि उन्होंने तो चालुक्य को हराया, किसने हराया, वीर राजेंद्र ने। फिर उसके बाद उसके बेटे जो आए, जो सक्सेसर हुआ बना, तो वो कौन बना, राजेंद्र कोलुतुंगा। अब कहा जाता है कि राजेंद्र कोलुतुंगा की जो मदर थी वो तो थी चोला प्रिंसेस, लेकिन जो उसके पिता थे वो कौन थे, वो थे चालुक्य किंगडम में एक रूलर थे, वन ऑफ द रूलर ऑफ द चालुक्य किंग। तो मदर जो थी
मदर किसकी थी? मदर थी चोला से। फादर जो थे किसके थे? चोलक्या किंगडम्स के। तो इसी तरह से ये दोनों मर्ज हो गए और इसी तरह से कोलुतुंगा ने एक नई डायनेस्टी का जन्म दिया और जिसका नाम रखा चालुक्य चोला डायनेस्टी। और इन्होंने रूल कितने समय तक किया? 40 ईयर्स तक। तो जिसके कारण ये रूल इतना समय कर पाए क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हो गया? मर्ज हो गया और रिलेशन के कारण फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ इनके बीच में, इसीलिए तो इजीली ये चीज़ें सॉल्व हो गई और इसीलिए कोलातुंगा जो थे आराम से रूल करे 40 ईयर्स तक। अब देखा जाता है इस चैप्टर में जिस तरह से हमने चोला किंगडम्स के बारे में पढ़ा, तो ये भी एक डायनेस्टी है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए है कि चोला डायनेस्टी में हु वॉज द रूलर, हु वॉज द मेन रूलर, मेन सक्सेसर। हमने देखा राजा ने शुरुआत इनमें से सबसे अच्छा जो था राजा था, फिर उसके बाद राजा राजेंद्र फर्स्ट, फिर हमने देखा राजेंद्र फर्स्ट के बाद उसके बेटे जो थे, फिर उसके बाद राजा धीराजा। तो इसी तरह से राजा धीराजा जो थे वो मारे गए, फिर उसके बाद उनका बेटा वीर राजेंद्र, फिर वीर राजेंद्र के बाद हमने देखा किसे? राजेंद्र कोलातुंगा, फिर कोलातुंगा ने आराम से रूल किया। अब आता है चोला डायनेस्टीज के एडमिनिस्ट्रेशंस की। यहाँ पे जो सिस्टम था पूरे राज्य को कंट्रोल करने का, वो सिस्टम क्या था? तो कहा गया चोला डायनेस्टी जो है वो ग्राम पंचायत सिस्टम के बेस्ड में था। ग्राम पंचायत जिस तरह से आज हमारी प्रेजेंट ग्राम पंचायत सिस्टम है वैसे ही वो बेस्ड है। तो इसीलिए इसकी फैसिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो थे किंगडम्स की, सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं कि जो किंगडम था उसका वो 6 प्रोविंसेस, मतलब किंगडम्स को 6 डिवाइड कर दी 6 स्टेट्स में। प्रोविंसेस मीन्स स्टेट्स में। तो 6 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दी, विच वे नोन एज, तो उसको नाम क्या दिया? मंडलम। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। मंडलम साउथ इंडियंस की जो लैंग्वेज है थोड़ा सा लर्न करने में दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा। तो ये 6 प्रोविंसेस जो थे जिसको डिवाइड किया, प्रोविंसेस को नाम दिया गया मंडलम। अब कोत्तम जो था वॉज अ सब यूनिट ऑफ मंडलम। तो हमारा देखा जाए स्टेट के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसी तरह से कोत्तम का आगे सब यूनिट ऑफ मंडलम। फिर नादू, कुर्रम, ग्राम वॉज अ सब यूनिट ऑफ कोत्तम। तो हमने देखा यहाँ पर पहला था मंडलम। मंडलम का शॉर्ट सब यूनिट कौन था? कोत्तम। अब कोत्तम का जो सब यूनिट है वो कौन है? नादू, कुर्रम एंड ग्राम। तो जैसे यहाँ पे कोत्तम डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो डिस्ट्रिक्ट से भी तहसील आता है, तहसील से गांव हो जाते हैं। तो इसी तरह से कोत्तम को सब डिवाइड किया, नादू, कुर्रम एंड ग्राम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द ग्राम सभा। और इसी तरह से सबसे छोटा जो यूनिट था वो ग्राम सभा था। और ये सब चीज़ें कहाँ लिखी गई थी जिसके बारे में हमें पता चला? ये रॉक एडिक्ट्स थी, इस रॉक्स में लिखा गया था, जिसके कारण हमें इनके बारे में पता चला। अब उसमें लिखा गया था सब कुछ कि हाउ मेनी पार्ट्स दे हैव डिवाइडेड, और कौन किसके पार्ट में कौन से नाम से जानते थे, किस तरह से उनकी मीटिंग होती थी। एवरीथिंग वाज बीन रिटन ऑन दैट रॉक एडिक्ट्स, जिसको इंस्क्रिप्शन के नाम से कहा जाता है। तो द असेंबली ऑफ नादू हैज़ बीन कॉल्ड नट्टार। जो असेंबली होती थी, तो यहाँ पे असेंबली जो हो रही थी नादू की, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के बाद जैसे तहसील आ गया, इस तरह से इनकी जब मीटिंग होती थी तो नादू की मीटिंग है जो असेंबली थी उसे नटार के नाम से कहा गया। एंड द यूनिट ऑफ द टाउन, और जो शहर था, टाउन था, उसका नाम दिया गया नगारतर। तो नादू का असेंबली का जो था उसको नाम दिया गया नटार, एंड जो टाउन था उसको नाम दिया गया नगाटार। तो इस तरह से याद रखना, नादू असेंबली को नाम दिया नट्टार और टाउन को बताया गया नगाटार। विलेज रिप्रेजेंटेटिव वे रेगुलरली अपॉइंटेड। तो जो विलेज में जो होते थे, जो रूल करना, मतलब जिस तरह से आज जो पंचायत होती है उनकी इलेक्शंस होती है, फिर उसके बाद वो रूल करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एरिया वाइज। तो इसी तरह से उस समय भी कहा गया विलेज रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो रेगुलर अपॉइंट होते थे हर साल। हमारे में 5 ईयर्स में थे अभी करेंटली, तो वहाँ पे एवरी ईयर, हर एक साल में वो अपॉइंट करते और चेंज करते हैं। एवरी मंडलम, तो मंडलम ने क्या पढ़ा था? स्टेट वॉज फुल्ली इंडिपेंडेंट। हर स्टेट को पूरी आज़ादी था
but there was no central legislature present to control the power of the king. तो जहाँ पे कहा गया स्टेट को फुल आज़ादी थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कौन था? किंग था. तो किंग को कौन कंट्रोल करेगा? किंग को कोई भी कंट्रोल नहीं करता था, इसीलिए लिख दिया गया कि देयर वाज नो सेंट्रल लेजिस्लेचर प्रेजेंट टू कंट्रोल द पावर ऑफ द किंग. अबाउट 1/6 पार्ट ऑफ लैंड प्रोड्यूस, तो जितनी भी अनाज होती थी उसका 1/6 जो था वो किसे जाता था? वो किंग को जाता था इन द फॉर्म ऑफ लगान. तो राजा जो थे वो लेते थे 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन. किसानों का 1/6 पोर्शन वो लगान लेते थे. तो कहा गया दिस लगान कैन बी पेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स और गोल्ड कॉइन्स. आइदर आप अनाज दे दो उसको या फिर उसे बेच के उसको पैसा दे दें आप. इस तरह से ऑप्शन था. द गोल्ड कॉइन वॉज विच वॉज सर्कुलेटेड ड्यूरिंग द चोला पीरियड वॉज कॉल्ड कासू. तो कहा गया कि जो गोल्ड उसमें कॉइन जो सर्कुलर होता था चोला पीरियड में, उसे कासू के नाम से कहा जाता था. उसकी वेट कितनी होती थी? 16 ऑंचेस. ठीक है. तो 1 ऑंच इक्वल्स टू 200 ग्राम्स, लेस देन 200 ग्राम्स होता है. तो इसी तरह से 16 ऑंचेस. तो इस तरह से इसकी जो वेट थी अच्छी खासी वेट थी. अलॉन्ग विद द मैसिव मिलिट्री पावर, तो हमने देखा कि इसकी मिलिट्री पावर बहुत थी. इवन नेवी भी था इनके पास. तो इसी तरह से इन्होंने जो है किंगडम इनिशिएटेड वेरियस इरिगेशन फैसिलिटीज़ की थी. डैम बनाया था एंड दे बिल्ड मैनी रोड्स ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ मिलिट्रीज एंड द प्रिजनर्स. जो भी कैदी जो लड़ाई में जब भी कोई राज्य में लड़ते थे, फिर उसके बाद उनकी जो सेना होती थी उनको वो पकड़ के मतलब जिस तरह से उनको रखते थे. तो विद द हेल्प ऑफ दिस, तो इसके पास अच्छा खासा मैसिव मिलिट्री था और विद द हेल्प ऑफ देम दे फॉर्म्ड अ गुड वर्क. जिस तरह से इरिगेशन फैसिलिटीज़, स्कीम्स एंड रोड्स बनाया गया. अब जैसे इसमें से क्वेश्चन था एक, ये अकेला क्वेश्चन पूछा जा बोल दिया जा सकता है कि बोर्ड में कि डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ चोला डायनेस्टी. तो ये आपको बताना है चोला डायनेस्टी कि किस तरह से मंदलम, फिर कोत्तम का जो था नादू, कुर्रम ग्राम सबसे छोटा ग्राम था. फिर नादू असेंबली में जो असेंबली होते थे नटार बोलते थे, और शहरों में जो होता था वो नगारतार बोला था. फिर उसके जो हर स्टेट जो था मंदलम वो पूरा इंडिपेंडेंट था, लेकिन सेंट्रल जो थे किंग के ऊपर कोई चेकिंग करने के लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं था कि किंग की पावर को कोई चेक करे. और 1/6 पावर जो थी, 1/6 क्या थी? प्रोडक्शन जो था वो क्या गए, वो लगान किंग को देना पड़ता था. फिर हमने क्या देखा कि वो उनके जो उस समय कॉइन थी सर्कुलेशन, उनको कासू के नाम से कहा जाता था और उसका वेट कितना था? 16 ऑंचेस थी. साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटीज़ और नेवी उनकी बहुत स्ट्रांग थी, जिसके कारण उन्होंने रोड्स भी बनाए विद द हेल्प ऑफ देम. तो इसी तरह से इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग थी, जो बाद में नेक्स्ट रूलर्स भी जो है दे फॉलोड सम आइडिया. अब हम जाएंगे चोला आर्ट्स. आर्ट्स में समटाइम्स दे मिक्स द क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्ट्स भी पूछ सकते, दोनों मिला के पूछ लेते हैं. तो कहा गया इसमें इनकी अच्छी खासी आर्किटेक्चर्स दिखती है, लाइफस्टाइल्स, पल्लवास. तो चोला प्रोमोटेड द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ पल्लवास, कि चोला ने पल्लवास की जो लाइफस्टाइल थी उसको ज़्यादा फॉलो किया, उनको ज़्यादा कॉपी किया. द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ चोलास, जैसे क्वाड्रेट, विमानस, मंदापास, गोपुरम, लार्ज हॉल, आर्टिस्टिक पिलर्स, ट्रेडिशनल लायन, ये सारी चीज़ें जो उस समय बनाया गया था. डेकोरेटिव, चार्ली फॉर डेकोरेटिव ब्रैकेट्स, जॉइंट पिलर्स, शिव टेम्पल, जिस तरह सबसे ज़्यादा किसने बनाया था? राजेश्वरा टेम्पल, तंजौर में बनाया गया था. ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है द्रविडियन आर्किटेक्चर्स. इस तरह से जो बनाया था राजेश्वर टेम्पल्स तंजौर में कहा जाता है, वो किस आर्किटेक्चर्स की एग्जाम्पल्स है? द्रविडियंस. तो इसी तरह से द सिस्टम ऑफ कैनल्स, जो कैनल्स जिसके कारण उन्होंने डैम बनाया, तो डैम के साथ साथ कैनल्स भी बनाए ताकि जो पानी की कमी कभी नहीं रहे. तो कैनल्स जो था साउथ इंडिया में, ये किसने दिया? द गिफ्ट फ्रॉम चोला. तो कैनल की जो आइडियाज़ थी ये किसने दिया उनको? उस एरिया को, उन लोगों को उस समय चोला किंगडम ने दिया.
तो टेम्पल ऑफ चिदम्बरम एंड तंजोर, तो ये सारे जो था, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी आर्ट्स की, कि उस तरह से उन्होंने इतना सारा आर्ट्स जो था। अब ये देख लो, एक एग्जाम्पल है, ये टेम्पल देख लो, द टेम्पल ऑफ चोला पीरियड। ये बहुत ही आज भी ऐसे ही है, यूनिक। उस समय में इतना अच्छा आर्किटेक्चर, मतलब मानने की बात है कि इंजीनियर्स, आज हमारे जो इंजीनियर्स बनाते हैं वो टूट जाता है, पता ही नहीं चलता है कि साल नहीं जाता है। उद्घाटन करके गए, अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी बिहार वाले में, कि वो पुल जो है जस्ट इट वॉज ओनली 10 और 1 मंथ भी नहीं हुआ, वो इसकी इनॉग्रेशन करके गए और उसके बाद वो पानी बाढ़ के अंदर वो पुल टूट गया। तो सोचो, और ये इतना पुराना है, चोला किंगडम्स के पीरियड का बना हुआ, और उसकी स्टाइल, ये नटराज जो ब्रॉन्ज का बना हुआ है, और ये तो ये एग्जाम्पल्स है आर्ट्स की, कि उस समय जो था आर्ट्स कितना ज़्यादा पॉपुलर था चोला पीरियड में, एंड पीपल दे हैव लव्ड। तो वहाँ के जो किंग थे, इन सब चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा लगाव थी। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स बना, कॉपर स्टैचू ऑफ नटराज हमने देख लिया। तो इसी तरह से कहा जाता है चोला पीरियड आर रिगार्ड टू बी द बेस्ट। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बिकॉज ऑफ आर्ट्स, इस सब के लिए। गोपुरम स्टाइल ऑफ बिल्डिंग टेम्पल्स आर डेवलप इन दिस पीरियड ऑल्सो। द्रविडियम स्टाइल तो हमने देख लिया, गोपुरम स्टाइल भी इस समय में मिक्स किया गया था। नाउ चोला सोसाइटी कैसी थी? कहा गया दे ऑल फॉलोअर शिवा, जो शिव को मानते हो तो शिव सेक्स बोला जाता है। तो शिवा सेट्स थे, मोस्टली वो शिवा, भगवान शिवा को मानते थे। इन द रिकॉर्ड ऑफ रॉयल किंग्स में जो भी किंग्स के लिखा जाता था, किंग्स क्या करते हैं, उन्होंने कितनी रूल्स बनाई है, किसको कितना पनिश किया, उन्होंने कितनी वॉर की है, कितनी वॉर में जीता, ये सारे रिकॉर्ड्स लिखा जाता था। तो इस तरह से इसमें मेंशन भी किया गया दैट परफॉर्म उन्होंने अश्वमेघा, यश्वमेधना याजना उन्होंने किया है। वुमेन्स इस समय जो था, कहा गया प्रॉपर्टी ओनर इन द सोसाइटी, कि इनकी खुद की भी अपनी प्रॉपर्टी, दे आर द ओनर। दासा एंड देवदासी सिस्टम वॉज ऑल्सो प्रेवलेंट, मीन्स स्लेव सिस्टम भी उस समय प्रेवलेंट था। चोला पीरियड में स्लेव सिस्टम भी प्रेजेंट थी। तो इसी तरह से हमारा ये चोला सिस्टम जो है, चोला डायनेस्टी एंड हुआ। वी विल मूव टू द न्यू डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी, एंड आफ्टर दैट Cholakya dynasty is there. Then there will be in foreign invasions. So 2 or 3 more lectures, then the chapter will be end. Then we will move to the question answers content. And in the month of April, we have already completed 1 chapter of democracy. So hope you have done the question answers. When we will complete this chapter, then I will send you the question answers. Till then, take care.